सो हेवन आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट रहा में। तो गाइस मैं आप लोगों के लिए एसएससी का टॉप 25 जीके जीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आया, जो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर है गाइस। और मैं इतना ही कहूंगी गाइस कि प्लीज इसका नोट जरूर बनाइएगा, क्योंकि नोट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है गाइस। तो प्लीज नोट जरूर बनाइएगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सिर्फ 25 क्वेश्चन है जिसमें आपको सारी चीज को मिलेंगे, और प्लस ये प्रीवियस ईयर है, तो गाइस प्लीज इसका नोट जरूर बना लीजिएगा। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि किस महासागर की आकृति देखने में त्रिभुज के समान है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि किस महासागर की आकृति देखने में त्रिभुज के समान है। ठीक है, सीधा अगर पूछे आपसे कि त्रिभुज के आकार का कौन सा महासागर है, तो वो अलग क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन आपको ये कह रहा है कि आकृति देखने में त्रिभुज के समान है, तो बताइए कौन सा है। तो ऑप्शन ए प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी हिंद महासागर, ऑप्शन सी अटलांटिक महासागर, या ऑप्शन डी आर्कटिक महासागर। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। प्रशांत महासागर जो है, जिस तरीके से आप फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे जो पैसिफिक लिखा हुआ है, यहाँ पे आप इसका यहाँ पे जो देखेंगे वो त्रिभुज के आकार की तरह दिखता है। तो इसका जो आकार दिखने में प्रशांत महासागर का है, वो त्रिभुज के समान है। ठीक है, और अगर बोले कि किस महासागर की आकृति जो है त्रिभुज के समान है, तो वहां पे फिर हो जाएगा अटलांटिक महासागर। तो ये दोनों क्वेश्चन को याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा गाइस। इसी क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए जो है आपको ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं गाइस, तो इस दोनों क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस, और क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है कि मानव रक्त का कितना प्रतिशत भाग जो है वो प्लाज्मा होता है। ठीक है, तो बताइए कि कितना प्रतिशत भाग जो है वो प्लाज्मा होता है। तो ऑप्शन ए 45%, ऑप्शन बी 75%, ऑप्शन सी 55%, या ऑप्शन डी 65%। तो गाइस मैं आपको बता देती हूँ सबसे पहले कि जो ये कलर का आप जो देख रहे हैं, मैं आपको अलग कलर लेके समझाती हूँ। जो ये यहाँ पे जो पॉइंट देख रहे हैं, ये आपका है ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये जो है वो आपका ब्लड वेसल्स है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ इसका, ये रेड कलर का जो दोनों पॉइंट है, ये है आपका रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, आर बी, और ये आपका है सी। ठीक है, ये आपका आरबीसी है। उसके बाद जो आपका ये कलर का जो दिख रहा है, मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, ये है आपका व्हाइट ब्लड सेल, यानी कि डब्ल्यू बी, और ये सी, व्हाइट ब्लड सेल्स। और जो आपका ये येलो कलर का पार्ट दिख रहा है गाइस, ये है आपका प्लाज्मा। ठीक है, तो इसको कहते हैं प्लाज्मा। तो बताइए कि यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि मानव रक्त का कितना प्रतिशत भाग जो है वो प्लाज्मा में होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। प्लाज्मा में जो है प्लाज्मा 55% होता है। ठीक है गाइज, अगर वाटर की बात करें तो वाटर में 90% होता है। 2 पॉइंट और नोट कर लीजिएगा। अगर न्यूट्रिशन एंड हार्मोन की बात करें तो ये 2% होता है, और प्रोटीन की बात करें तो ये 8% होता है प्लाज्मा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस, और क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है कि रेप्टी असंबद्धता। ठीक है, रेप्टी असंबद्धता जो है वो पृथ्वी के किन दो परतों के बीच है। और ये एसएससी सीएचएसएल 2011 का प्रश्न है गाइस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइस। इसमें जो सिद्धांत दिया हुआ है, तो मैं इसमें बताऊंगी कि इस आपको इससे 3-4 क्वेश्चन जो आएंगे वो सारी चीजों को मैं क्लियर करूंगी। तो सबसे पहले आप फिगर देखिए। ठीक है, तो जो है आपका सबसे पहले है जो आपका ये है आंतरिक, उसके बाद है आपका ब्राह्यकोर, उसका निचला कोर, ऊपरी मेंटल, निचला मेंटल, और ये है ऊपरी क्रस्ट। ठीक है, लेकिन इसके बीच में जो ये लाइन जो दिया हुआ है, ये जो लाइन है, इसके बीच का एक नाम सबका दिया हुआ है। तो वही बता रहा है कि क्योंकि ये अलग पार्ट हो गया और ये अलग पार्ट हो गया, तो इस दोनों के पार्ट को अगर हम ये करेंगे तो इसके बीच में एक बॉर्डर आ रही है, तो उस बॉर्डर का नाम आपसे पूछता है। ठीक है, और हर इसमें पूछता है, हर एग्जाम में आपको ये प्रश्न देखने को मिलेंगे गाइस। तो बताइए कि इसमें आपसे ये पूछता है कि रेप्टी असंबद्धता का जो वो पृथ्वी के किन दो परतों के बीच है। तो अगर देखें सबसे पहले, तो यहाँ पे है आपका, जो मैं यहाँ पे सर्कल कर रही हूँ, ये है आपका रेप्टी असंबद्धता। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखेंगे तो इसके बीच में जो बॉर्डर आपको दिया हुआ है, जिसको मैं रेड कलर से डार्क कर रही हूँ, तो ये जो आपको बॉर्डर दिया है, सबसे नीचे जो है ये निचला मेंटल है, और ये ऊपरी मेंटल है। तो यानी कि जो रेप्टी असंबद्धता जो पृथ्वी के दो परतों के बीच है, यानी कि एक ऊपरी मेंटल के और दूसरा निचला मेंटल के। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल। ठीक है, लेकिन अगर इसी जगह आपसे रेप्टी असंबद्धता की जगह पे आपसे गुटेनबर्ग असंबद्धता पूछ देता, तो इसका आंसर हो जाता है आपका ब्राह्यकोर और निचला मेंटल।
अगर लेमन असंबद्धता पूछ देता तो हो जाता फिर आपका आंतरिक कोट और ब्रा कोट, ठीक है। फिर आपको यहाँ से कोनार्ड असंबद्धता पूछता तो निचला क्रस्ट आपका हो जाता, ठीक है। उसके बाद आपका हो जाता ऊपरी क्रस्ट। तो इस तरीके से आप इस फिगर को नोट कर लीजिएगा और नोट बना लीजिएगा, जिससे आपको जो है लेमन, रेप्टी, कोनार्ड, फिर उसके बाद है मोहोविक्सिक असंबद्धता, तो ये सारी ये 5 जो है इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ये पूछता ही रहता है कि आप रेप्टी असंबद्धता पृथ्वी के किन दो परतों के बीच है, या फिर गुटेनबर्ग असंबद्धता पृथ्वी के किन दो परतों के बीच है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि डब्ल्यूबीसी की कमी से होने वाला जो रोग है वो कौन सा रोग है। तो ऑप्शन ए ल्यूकेमिया, ऑप्शन बी थ्रोम्बोसिस, ऑप्शन सी नक्सील, या ऑप्शन डी ल्यूकोपेनिया। सो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ल्यूकोपेनिया जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है गाइस, और क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है कि महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश जो है वो किस भाषा में दिया था, ठीक है। तो बताइए कि महावीर स्वामी जो है वो अपना प्रथम उपदेश कहाँ किस भाषा में दिए थे। तो ऑप्शन ए पाली भाषा में, ऑप्शन बी हिंदी भाषा में, ऑप्शन सी गुजराती भाषा में, या ऑप्शन डी मराठी भाषा में। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मराठी भाषा में जो है महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश दिया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है गाइस, और क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो किस संधि के साथ खत्म हुआ। ऑप्शन ए मद्रास की संधि, ऑप्शन बी मैसूर की संधि, ऑप्शन सी मंगलोर की संधि, या ऑप्शन डी श्रीरंगपट्टनम की संधि। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। श्रीरंगपट्टनम की संधि जो है वो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ समाप्त हुआ था, और यह कब हुआ था। तो 1792 में जो है इस संधि को समाप्त हो गया था, ठीक है। 1792 ईस्वी में, ये याद रखिएगा। और इसके साथ जो है 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी याद रखिएगा कि इस संधि के तहत जो है वो टीपू सुल्तान को 3 करोड़ रुपए जो है वो हर्जाना देना था। दूसरा पॉइंट ये था कि टीपू सुल्तान को जो है वो आधा राज्य देना पड़ा। और तीसरा ये है कि इनको जो है इनके जो बेटे थे, इन बेटे को मोइजुद्दीन और अब्दुल खाली को बंधक बना लिया अंग्रेजों ने, ठीक है। ये 3 पॉइंट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक तेज गति का जो प्रिंटर है वो कौन सा प्रिंटर है। तो ऑप्शन ए लेजर प्रिंटर, ऑप्शन बी जेट प्रिंटर, ऑप्शन सी थर्मल प्रिंटर, या ऑप्शन डी डेजी प्रिंटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। लेजर प्रिंटर जो है वो सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर होता है, लेजर प्रिंटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस, और क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि उपनिषद को अन्य किस नाम से जाना जाता है। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है गाइस। बताइए कि उपनिषद को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए वेदांग, ऑप्शन बी पुराण, ऑप्शन सी वेदांत, या ऑप्शन डी वेद। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, वेदांत। क्योंकि ये जो वेदों का अंतिम भाग जो है उपनिषद है, इसीलिए इसे वेदांत के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि वेदों का अंतिम भाग कौन सा है, ये भी एक प्रश्न बनता है। तो याद रखिएगा उपनिषद। और इसी उपनिषद के वेदों के अंतिम भाग होने के कारण इसे अन्य नाम यानी वेदांत से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है गाइस, और क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो इनमें से किस राज्य में स्थित है। तो बताइए कंचनजंगा कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, या ऑप्शन डी सिक्किम। सो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, सिक्किम। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो सिक्किम में स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि नीति निर्देशक तत्वों के किस अनुच्छेद के अनुसार ग्राम पंचायतों का गठन किया जाना है। तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 38, ऑप्शन बी अनुच्छेद 42, ऑप्शन सी अनुच्छेद 40, या ऑप्शन डी अनुच्छेद 36। तो क्या गाइस याद रखिएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो दिया गया है 36 से 51 में, ठीक है। तो यहाँ से जो है वो आपका दिया गया 36 से 51 में आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, यानी 36 से 51 के बाद। तो इसी 36 से 51 में जो है ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान जो है वो अनुच्छेद 40 में किया गया, ठीक है। ये याद रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, अनुच्छेद 40। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो बताइए डिजिटल कंप्यूटर जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ऑप्शन ए विद्युत, ऑप्शन बी गणना, ऑप्शन सी मापन या ऑप्शन डी लॉजिकल। सो भाई इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। डिजिटल कंप्यूटर जो है वो गणना के सिद्धांत पर कार्य करता है, ये याद रखिएगा क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि शेरशाह ने किस युद्ध में विजय के बाद शेरशाह की उपाधि धारण की थी। तो बताइए शेरशाह की उपाधि धारण कब की थी। तो ऑप्शन ए चौसा के युद्ध में, ऑप्शन बी देवरा के युद्ध में, ऑप्शन सी कन्नौज युद्ध में या ऑप्शन डी सरहिंद के युद्ध में। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चौसा के युद्ध में जो है इस शेरशाह ने शेरशाह की उपाधि धारण की थी और पहले इसका नाम शेर खां था, बाद में इन्होंने शेरशाह की उपाधि धारण की चौसा के युद्ध में हुमायूं को हराने के बाद। और ये कब की थी। तो 1540 ईस्वी में। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी ध्यान रखिएगा 1540 ईस्वी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस में ध्वनि की चाल जो है वो अधिकतम होती है। तो बताइए ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है। तो ऑप्शन ए वायु में, ऑप्शन बी निर्वात में, ऑप्शन सी जल में या ऑप्शन डी इस्पात में। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। वायु जो ध्वनि की चाल जो है वो अधिकतम इस्पात में होती है। ठीक है, इस्पात की जगह पे कहीं लोहा इस्पात जो भी हो, इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा इसकी, ये जो है ध्वनि की चाल जो अधिकतम जो कोई इस्पात में क्यों होती है, जितना जो ऑप्शन दिया इसमें से जो है, इसमें एक चीज ये ध्यान रखिएगा कि ध्वनि की चाल अधिकतम उसमें होगी जो ठोस होगा। जो जितना ज्यादा ठोस होगा ध्वनि की चाल अधिकतम उसमें उतना ही ज्यादा होगी। तो अगर कोई भी ऑप्शन दिया रहे अगर उस ऑप्शन में जो चीज आपको लगे कि ये सबसे ज्यादा बाकी के कंपेरिजन में ये ठोस है, तो समझ जाइएगा इसका करेक्ट आंसर वही होगा। ठीक है, तो इसमें वायु जल निर्वात में सबसे ज्यादा ठोस कौन होगा, इस्पात यानी कि लोहा। तो ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होगी, तो लोहा में होगी। सो गाइस इस पॉइंट को याद रखिएगा कि ध्वनि की चाल अधिकतम ठोस में होती है और जो आपको ऑप्शन में दिया रहेगा, जो ऑप्शन में सबसे ज्यादा ठोस होगा आपका करेक्ट आंसर वही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि इनमें से किस नदी के द्वारा जो है वो जलेपला दर्रा का निर्माण हुआ है। तो ऑप्शन ए सिंधु नदी का, ऑप्शन बी सतलज नदी से या ऑप्शन सी तीस्ता नदी से या ऑप्शन डी रावी नदी से। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। जो जलेपला दर्रा का निर्माण हुआ है वो तीस्ता नदी के कारण जो है वो जलेपला दर्रा का निर्माण हुआ है और ये जो है आपका सिक्किम में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है गाइस और क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि आरएनए का जो प्राथमिक कार्य होता है वो क्या होता है। तो बताइए ऑप्शन ए प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन बी प्रोटीन संश्लेषण या ऑप्शन सी प्रकृति बनाना या ऑप्शन डी अनुवाद करना। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। प्रोटीन संश्लेषण करना जो है वो आरएनए का प्राथमिक कार्य होता है। ठीक है गाइस, आप सभी को पता होगा कि आरएनए का जो फुल फॉर्म होता है वो राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। ये आरएनए का फुल फॉर्म है और इसका प्राथमिक कार्य जो होता है वो प्रोटीन संश्लेषण करना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र जो है वो सफल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान है। तो बताइए कि सफल राष्ट्रीय उत्पाद में जो है वो सबसे अधिक योगदान है। तो ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन बी द्वितीय क्षेत्र, ऑप्शन सी तृतीय क्षेत्र या ऑप्शन डी सार्वजनिक क्षेत्र। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। जो भारतीय अर्थव्यवस्था का जो राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान है वो तृतीय क्षेत्र का। ये याद रखिएगा, जो हमारा प्राइमरी सेक्टर होता है यानी कि जो कृषि होता है वो हमारा प्राइमरी सेक्टर होता है। जो सेकेंडरी सेक्टर आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर होता है वो उद्योग होता है। ठीक है, यानी फैक्ट्री वगैरह। और जो हमारा टर्शियरी होता है जैसे कि कोई बैंक हो गया या फिर कोई प्राइवेट स्कूल हो गया या फिर कोई हॉस्पिटल हो गया, जो हमारा तृतीय यानी कि सेवा क्षेत्र जो हमारा होता है वो हमारा तृतीय क्षेत्र होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा भारतीय अर्थव्यवस्था में जो सबसे सफल राष्ट्रीय उत्पाद में अधिक योगदान का है वो तृतीय क्षेत्र यानी सेवा का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन का जो निर्माण है वो किन नगरों के बीच हुआ था। तो ऑप्शन ए दिल्ली और आगरा, ऑप्शन बी मद्रास और गुंटूर, ऑप्शन सी हावड़ा और श्रीरामपुर या ऑप्शन डी मुंबई और ठाणे।
सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। भारत में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण जो हुआ था वो मुंबई और ठाणे के बीच हुआ था और यह चलाई गई थी, जो यह ट्रेन चलाई गई थी 1853 ईस्वी में चलाई गई थी और ये टोटल 34 किलोमीटर ये ट्रेन चली थी, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा ये सबसे पहले जो चलाई गई थी 1853 में मुंबई और ठाणे के बीच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि कालचक्र उत्सव जो है वो किस धर्म से संबंधित है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बताइए। ऑप्शन ए इस्लाम, ऑप्शन बी जैन, ऑप्शन सी बौद्ध या ऑप्शन डी सिख। तो गाइस याद रखिएगा कालचक्र उत्सव जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कालचक्र उत्सव बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा बल्ब कहा जाता है, और ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए कि प्रकृति का सुरक्षा बल्ब किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन ए ज्वालामुखी को, ऑप्शन बी ओजोन गैस को, ऑप्शन सी नदिया को या ऑप्शन डी भूकंप को। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। प्रकृति का सुरक्षा बल्ब जो है वो ज्वालामुखी को कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है। तो कितने प्रतिशत भूभाग पे मैदान का विस्तार पाया जाता है। तो ऑप्शन ए 10.7%, ऑप्शन बी 43%, ऑप्शन सी 18.6% या ऑप्शन डी 27.7%। तो गाइस याद रखिएगा संपूर्ण भारत के जो मैदान का विस्तार पाया जाता है वो 43% पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस याद रखिएगा जो मैदान का विस्तार जो पाया जाता है वो 43% पाया जाता है। अगर 11% की बात करें तो ये 11% जो है वो हमारा पर्वत पे पाया जाता है। तो मैं यहाँ पे पर्वत लिख देती हूँ कि 11% जो है वो हमारा पर्वत पे पाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। 18% हमारा पहाड़ी क्षेत्र पे पाया जाता है, तो 18% मेरा हमारा पहाड़ी हो जाएगा। पहाड़ी तो 43% मैदान का भाग, 11% जो पर्वत पे और 18% पहाड़ी और 28% जो है वो पठारी पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ गाइस कि 28% जो है वो हमारा पठारी का विस्तार पाया जाता है। तो यहाँ पे पठारी, तो ये चारों पॉइंट को नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं आपसे मैदान, आपसे पर्वत, पहाड़ी, पठारी जो भी है ये सारे पूछ सकते हैं। तो ये 4 पॉइंट याद रखिएगा। मैदान का जो विस्तार पाया जाता है 43%, 11% जो है वो पर्वत का, 18% जो है वो पहाड़ी का और 28% जो है वो हमारा पठारी का पाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि किस जानवर के दूध में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है। तो किस जानवर के दूध में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है। तो ऑप्शन ए भैंस के, ऑप्शन बी भेड़ के, ऑप्शन सी ऊंट के या ऑप्शन डी गाय के। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जो भेड़ के दूध में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है वो भेड़ के दूध में होता है। तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा प्रोटीन भेड़ के दूध में होता है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि मानव शरीर में आरबीसी बनाने के लिए कौन सा विटामिन जो है वो मददगार होता है। आरबीसी बनाने के लिए यानी ब्लड बनाने के लिए जो है वो हमारा कौन सा विटामिन मददगार होता है, और ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए विटामिन डी, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी या ऑप्शन डी विटामिन ए। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। विटामिन सी जो है वो आरबीसी बनाने में जो है बहुत ज्यादा मददगार होता है हमारा विटामिन सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 23 कर रहा है कि केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी कोयम्बटूर, ऑप्शन सी हैदराबाद या ऑप्शन डी पुणे। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान जो है वो हमारा कोयम्बटूर है। अगर यही केंद्रीय की जगह पे हमारा अगर भारतीय पूछ लेता तो भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान का है। तो ये दोनों याद रखिएगा गाइस क्योंकि दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो दोनों का याद रखिएगा। तो ये भारतीय जो हमारा है वो हमारा लखनऊ में, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय गन्ना अनुसंधान पूछे तो ये हमारा हो जाएगा लखनऊ, ठीक है। तो नोट करते रहिएगा गाइस क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि पाक जल संधि जो है वो किन दो देशों को अलग करती है। तो बताइए कि पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है। तो ऑप्शन ए भारत एवं पाकिस्तान, ऑप्शन बी भारत एवं म्यांमार, या ऑप्शन सी भारत एवं श्रीलंका, या ऑप्शन डी पाकिस्तान एवं ईरान। तो गाइस आप यहाँ पे जिस तरीके से आप फिगर में देख सकते हैं, ये है हमारा अरब सागर और ये है हमारा बंगाल की खाड़ी, ठीक है। और ये है हमारा भारत और ये है हमारा श्रीलंका। तो ये है श्रीलंका और ये है भारत, और इस भारत के बीच में जो है ये हमारा कौन सा है, पाक जल संधि, ठीक है, जिसको मैं रेड कलर से क्रॉस कर रही हूँ। तो ये हमारा हो जाएगा, जो सर्कल कर रही हूँ ये हमारा पाक जल संधि है। तो किसके बीच है, भारत और श्रीलंका के बीच। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत और श्रीलंका के बीच जो है वो हमारा पाक जल संधि है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है गाइस, और ये हमारा आखिरी प्रश्न है गाइस। होपफुली आप लोगों को ये सेशन पसंद आया तो प्लीज गाइस मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस। प्लीज प्लीज गाइस मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा। तो आखिरी क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि किस विटामिन की कमी के कारण जो है वो बच्चों के अंगों की अस्थियां जो है वो मुड़ जाती है। तो किस विटामिन के कारण बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है। तो ऑप्शन ए विटामिन डी, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, या ऑप्शन डी विटामिन ए। सो गाइज ऑप्शन नंबर जो ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। विटामिन डी के कारण जो है बच्चों के अंगों की अस्थियां जो है वो मुड़ जाती है। तो ये हमारा जो है यही विटामिन डी की कमी के कारण, ठीक है। तो उसके बाद डॉक्टर सनलाइट के लिए प्रेफर करता है, क्योंकि सनलाइट से हमें विटामिन डी जो है वो प्रोवाइड होता है। तो गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट सा प्रश्न था गाइज, जितने भी है तो प्लीज एक बार वीडियो को पूरा देखिए एंड सेकेंड टाइम नोट जरूर बनाइएगा गाइज। एंड होपफुली आप लोगों को पसंद है तो प्लीज गाइज प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमें कमेंट में बताना नहीं भूलिएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, धन्यवाद।